के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बात मिडिल ईस्ट में छिड़ी हुई महाजंग की। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खतरनाक मोड़ पर आ गया है। अमेरिका लगातार 7वें दिन ईरान पर भीषण बमबारी कर रहा है। ईरान ने भी यह दावा किया है कि अमेरिका ने वाटर प्लांट पर अटैक किया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के 20 गांवों में पानी का संकट खड़ा हो गया है। जवाब में ईरान ने कुवैत में वाटर प्लांट को धुआं कर दिया। हॉर्मुज़ में आज 2 तेल के टैंकर्स पर भी विस्फोट की खबर है। इससे पहले कल अमेरिका ने चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को उड़ा दिया था। वीडियो भी सामने आया जिसमें पूरा टावर धुआं होते दिखाई दे रहा है। चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने हमले की पुष्टि की। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कंट्रोल टावर के क्षतिग्रस्त होने की तस्वीर भी शेयर की है। पिछले 1 हफ्ते में इस टावर पर यह तीसरा हमला है। जवाब में ईरान ने भी कुवैत और बहरीन अमेरिकी ठिकानों पर निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि उसने ओमान में अमेरिकी रेडार को तबाह कर दिया है। अमेरिका के जमीनी हमले की धमकी के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो ईरान कुवैत और बहरीन में घुस जाएगा और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर देगा। लेकिन इस बीच ट्रंप ने जीत का दावा कर दिया। We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. तो ये जो बात कह रहे हैं वो एक बार फिर से वेनेजुएला का प्रोफेसर रागी जी जिक्र कर रहे हैं। ईरान वेनेजुएला नहीं है, ये बात अभी तक क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ पाए हैं। और ये जो 7वें दिन हमला और ये लड़ाई जिस मोड पर आ गई है, मैं इसलिए मोड कह रही हूं कि वो एक पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, अब ये नया मोड दिखाई दे रहा है। देखिए वेनेजुएला के भी हैं, वेनेजुएला के हैंगओवर से ये बाहर नहीं निकले हैं। उनको लगता था कि ईरान भी वेनेजुएला होगा और हम सभी को लगता था कि ईरान शायद बहुत देर तक लंबी देर तक नहीं लड़ पाएगा। जिस प्रकार से बिल्डअप किया था अमेरिका ने और जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल दोनों ने समवेकित अटैक किया था और पहला दिन ही उनके जो फर्स्ट रैंक लीडरशिप था उसको सबको ख़त्म कर दिया था, उससे लगा था कि लड़ाई जो है वो बहुत दिन तक नहीं चलेगी और ईरान के अंदर भी एक अपना विद्रोह पैदा जो था वो भी खुल करके सड़कों पर आएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। जो समझौता हुआ, समझौता में कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर ये एक इम्प्रेशन चला गया है लोगों के बीच में कि वो जो MOU साइन किया गया था वो एक प्रकार से अमेरिका की हार का दस्तावेज है। और लगभग यही बात ईरान के लोगों के लिए भी था। ईरान के अंदर एक जो कट्टरपंथी ग्रुप है उसके लिए लगता था कि हमारे पूरे नेतृत्व को ख़त्म कर दिया जाए, इससे बदला लेना चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि हम अमेरिका से बदला लें। वो भी समझौते के लिए तैयार नहीं था जी। तो MOU किसी तरीके से साइन तो हो गया, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि ईरान ने वो ऐसी एक पहल कर दी जो जिसके बाद अमेरिका को एक मौका मिल गया कि फिर से वो युद्ध छेड़ दे। अब जो हो रहा है वो बड़ा खतरनाक दौर में आया है। पहले तक अमेरिकन बेसेस पर था या ईरानियन मिलिट्री बेसेस को अटैक किया जाता था, चाहे उसके ड्रोन के बेस हों, चाहे वो उसके मिसाइल बेस हों, उसके न्यूक्लियर प्लांट के अगल बगल वो बॉम्बिंग किया था। लेकिन अब जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया जा रहा है। तो वाटर सप्लाई को है, इलेक्ट्रिक सप्लाई को, पूल को, रेलवे ब्रिज को उड़ा देने की धमकी ट्रंप ने दिया है। यदि ऐसा होता है तो इसका असर फिर हमको देखने को मिलेगा कि कुवैत के अंदर भी है, बहरीन के अंदर भी है। क्या ईरान कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान जो है इन सब पर अटैक, दुबई के पर अटैक करेगा? क्योंकि बहुत सारे दुबई में जो अमेरिकन जो ऑफिसेज हैं, अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेज हैं, क्या उनको अटैक करेगा? क्या उसको चोट पहुंचा करके अमेरिका को धक्का देने की कोशिश करेगा? क्योंकि ईरान का लाखों करोड़ डॉलर जो है तहस नहस हो गया है इस युद्ध के दरमियान। तो उसकी इकोनॉमी को तो अमेरिका ने पंगु लगभग कर दिया है। आने वाले दिनों में यदि ये चीज़ें चलती रहती है तो ईरान की जो आर्थिक हालात है वो बहुत जर्जर हो जाएगा। संभवतः ट्रंप का निशाना यही है कि ये सारी चीज़ें यदि हम कर देते हैं तो हो सकता है कि जनता का विद्रोह अपने शासन के खिलाफ हो। लेकिन जिस प्रकार से सड़कों पर भीड़ उमड़ करके आई
क्रिमेशन के दरमियान, जी। वो एक अलग ही कहानी कह रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि तत्काल कोई अमेरिका की जनता, ये ईरान की जनता जो है जी। सड़कों पर आकर के IRGC के खिलाफ विद्रोह करने की ये साहस स्थिति राजकुमार जी कहीं से भी संभलने की है क्या? ईरान और अमेरिका एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर आएंगे या ये जंग और विध्वंसक होगी? देखिए, बातचीत की संभावना तो नकार पाना मुश्किल है, लेकिन हाल फिलहाल इसकी संभावना नहीं लगती। और जब हम लोगों को ये लग रहा था कि हालात सुधर गए हैं, MOU साइन हो गया, बातचीत शुरू हो गई, उसके बाद जिस तरह से चीज़ें पलटी हैं और जंग लगभग पहले जैसी स्थिति में पहुंचने वाली है, और उस लिहाज से और भी खतरनाक है। अगर आप सिविलियन ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं, तो मतलब और भी खतरनाक है। तो ये आने वाला वक्त बहुत अच्छा नहीं है। और दो चीज़ें जो थी, अभी रागी जी ने भी कहा, मुझे लगता है कि ईरान बदहाली का आदी हो गया है। आप देखें 1979 से उसके खिलाफ इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसकी अर्थव्यवस्था तो पहले से चौपट है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा खोने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत उसने प्रोग्रेस कर ली थी और बहुत पीछे चला गया जी। दूसरा, उसको एक बाई डिफॉल्ट फायदा जो हुआ, सत्ता की बात कर रहे हैं, ईरानी जनता की बात नहीं कर रहे हम। तो ईरान में जिस तरह खामेनेई की सत्ता के खिलाफ, कट्टरपंथी सत्ता के खिलाफ विद्रोह था, लोग सड़कों पर उतर रहे थे, वो एक तरह से लगभग मौन हो गया है और लोग अब सत्ता के समर्थन में ज़्यादा उतरे हैं अमेरिका के हमले के बाद। तो ये खतरनाक स्थिति का संकेत है। और अगर कुवैत और बहरीन में अटैक तो ईरान अभी भी कर ही रहा है, लेकिन अभी अमेरिकी अड्डों पे कर रहा है। लेकिन जब अंदर घुसेगा तो खाली अड्डों तक वो अटैक सीमित रहेंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रभावित होगा, जनता भी प्रभावित होगी, तो कुल मिला के खतरनाक भविष्य का संकेत है। और इन दोनों तीनों ताकतों को समझाने की कोई कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, प्यार से हो, राजनीतिक दबाव से हो, कूटनीतिक दबाव से हो, वो जो भी होगा और जब भी होगा, फिलहाल तो वो होता, आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल तो होता नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नहीं लग रहा है। और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। जैसे जैसे टकराव बढ़ेगा, रसिया के लिए बेहतर है कि अमेरिका यहाँ उलझा रहे हैं, चीन के लिए बेहतर है कि अमेरिका यहीं उलझा रहे हैं। दोनों के लिए नहीं तो उधर यूक्रेन के लिए यदि मदद के लिए अमेरिका आएगा तो रसिया के लिए खतरा है। इंडो पैसिफिक में अमेरिकी हलचल कम रहे, इसलिए ज़रूरी है कि चाइना चाहेगा कि अमेरिका यहीं पर अपना खर्चा करे, संसाधनों का खर्चा करे, उधर उसकी ध्यान ही नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि दुनिया की जो ये दो बिग पावर्स हैं, उनको उनकी इच्छा तो यही है कि ये युद्ध चलता रहे। दूसरी तरफ जो तेल का व्यापार है, उसमें भी रसिया को इससे ज़्यादा फायदा दिखाई दे रहा है। रसियन तेल का जो मार्केट है वो बढ़ा है, तो ये भी मुझे लगता है कि एक कारण है। यही देश, जो दो देश हैं, हाँ, जो इनको ईरान को समझा सकते थे, दोनों की दिलचस्पी समझाने में नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की भी बात अब इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि वहां पर जो बगावत की आग है वो भी बहुत बड़ी हो चुकी है। शहबाज और मुनीर दोनों को राख कर सकती है ये एक ऐसी आग है। लोगों का गुस्सा सड़क पर ज्वाला बनकर निकल रहा है। मुनीर की आतंकी सेना दुम दबाकर भाग रही है। बच्चा बच्चा आजादी के तराने गा रहा है। महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, हर कोई सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान की दहशतगर्द हुकूमत को चैलेंज कर रहा है। मुनीर की बुस्टिल सेना निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला रही है, जिसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। पीओके की आवाज दबाने की जितनी कोशिश हो रही है वो उतनी ही बुलंद होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने अब पाकिस्तान सरकार को फटकार लगाई है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने चिंता जताते हुए कहा है कि पीओके में जो हो रहा है वो मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है, बंदूक के दम पर लोगों की आवाज दबाई जा रही है, उनके अधिकारों का दमन हो रहा है, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार जो अड़ियल रवैया अपना रही है वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों को आतंकी संगठन बताकर उनका दमन करना गलत है और जल्द से जल्द सरकार को इन लोगों से बात करनी चाहिए। The Joint Awami Action Committee, or the JAAC, a movement behind the protests comprising traders, transporters, students, lawyers, activists and others, has been banned under anti-terrorism laws for allegedly threatening public order and security. Some of the group's leaders have subsequently been arrested. The criminalisation
of a civil society organisation and imposition of strict limitations on gatherings raise serious concerns about infringements on the rights to freedom of expression, peaceful assembly and association. The High Commissioner calls for meaningful and inclusive political dialogue to address the underlying issues and grievances of the local population. ये जो बात हो रही है, पीओके में दमन हो रहा है, भारत तो बहुत लंबे समय से कह रहा है। अब वहां की आवाम भी बहुत ताकत के साथ अपने हक के लिए खड़ी हो रही है। कितने दिन शहबाज और मुनीर इस बगावत को कंट्रोल कर पाएंगे या दबा पाएंगे? देखिए, वहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसका यूएन के अधिकारी भी जिक्र कर रहे थे, वो उसने साफ कह दिया कि उनका आंदोलन जो है वो ख़त्म नहीं होगा, उनका आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने ये मांग की है कि जिन प्रोटेस्टर्स को मारा गया है उनकी बॉडीज़ उनको दी जाए ताकि उनके जो अंतिम संस्कार है उसको किया जा सके। इस बीच में जो पाकिस्तान जो सेना है, जो वहाँ पर सरकार है, उसने 8000 रेंजर्स, जैसे हम या रेंजर्स जिन जो लोग समझते हैं यहाँ पैरामिलिट्री वहाँ की BSF, तो उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया है हैवी वेपन्स के साथ। तो उनकी मंशा तो इस पूरी जो आंदोलन है इसको दबाने की है। बहुत बड़ी संख्या में जब आप इस तरह की फोर्स को डिप्लॉय करते हैं तो वो चाहते हैं कि उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, तो उसी की मंशा से ये सब किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर आवाम ये कह रही है कि पीओके ना आज़ाद है, डिस्प्यूटेड है। वो ये कह रहे हैं कि पीओके जो है वो ऑक्यूपाइड है। बिल्कुल ठीक बात। तो वहां की आवाम ये कह रही है और मुझे लगता है कि ये आंदोलन जो है अब रुकेगा नहीं। इसमें पाकिस्तान सरकार और जो वहां की मिलिट्री है उसको अच्छा खासा सबक सिखाया। मुझे तो ये लग रहा है सर, इसमें समीर जी डोमिनो इफेक्ट ना हो जाए कि यहां से तो बात उठी है, ये खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की आग को भी और सुलगा ना दे, यही पाकिस्तान की सरकार को डर है। निश्चित रूप से पाकिस्तान में जिस तरीके से पीओके में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और जितना लंबा विरोध प्रदर्शन चल रहा है और जनता का जो समर्थन मिल रहा है, सरकार हक्का बक्का है वहाँ की। बलूचिस्तान में जिस तरीके से वहाँ पर लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बीएलए ने जिस तरीके से वहाँ के सैनिकों को मारा, भी कल भी खबर आई कि उन्होंने 15 सैनिकों को मारा है वहाँ पर, 45 सैनिकों को वहाँ पर मारा है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संकट है। एक तो आप आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके हो, आपके पास आपकी खाने पीने के लोगों को लिए सुविधा देने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में पीओके के लोग अगर सड़कों पर उतर रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग आपके सैनिकों को मार रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आसिफ मुनीर के लिए, उन्हें सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट है। और सबसे बड़ा संकट अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का है, क्योंकि इसको हमेशा पाकिस्तान ने एक टेरर लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया। भारत के खिलाफ वहां से आप मिसाइल लॉन्च करो, वहां से आप आतंकवादियों को भेजने का काम किया। अब जिस तरीके से उन्होंने कह दिया कि भाई हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान ने तो हमको कब्जा करके रखा था, अब अलग मुल्क बनाने की जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जो राजनाथ सिंह ने एक बार कहा था कि पीओके तो चलकर हमारे पास आएगा, तो मुझे लग रहा है कि वो स्थिति आ गई है। और पीओके के लोगों को भी लग रहा होगा जो पाकिस्तान के कब्जे में है कि भाई जो भारत के पास है वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, वहाँ किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, हमें तो भारत के साथ ही रहना चाहिए, हम भारत का ही हिस्सा है। पाकिस्तान ने सेना ने वहाँ पर अनधिकृत कब्जा करके रखा हुआ है। ऐसे समय में अगर वो जनता सड़क पर उतरती है और भारत का सपोर्ट मांगती है, भारत की तरफ आती है, तो मुझे लगता है अब भारत सरकार को देखना चाहिए। हो सकता है भारत सरकार उनको मदद कर रही हो, करेगी आने वाले दिनों में, लेकिन अब मुझे लगता है कि वहां जिस तरीके से जनता सड़क पर उतर गई है, उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमारे खुद का अस्तित्व होना चाहिए, हमारे साधन संसाधन जो सुविधा है वो सब हमारा है। यहाँ पर जो कोयले की खदान है वो हमारी, यहाँ के जो गैस संयंत्र है वो हमारे, यहाँ तमाम जो साधन है वो सरकार इस्तेमाल करती है पाकिस्तान की और हमें अभाव में रखती है। मुझे लग रहा है कि वो जागरूक हो चुके हैं और भारत सरकार के प्रति उनका जो एक सिंपैथी आ रही है कि हमें भारत सरकार के साथ जाना चाहिए, एक उम्मीद जो भारत सरकार से वो लगा रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये भारत सरकार के लिए अच्छा होगा और मुझे लगता है कि भविष्य का हिस्सा बता रहा है कि ये लोग भारत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो दोहरा चरित्र है वो भी दर्शकों के सामने हम रख दें। वोट के लिए कैसे पीओके की जनता को भरमाने की कोशिश हो रही है, इसका पक्का सबूत आपको देती हूं। शहबाज सरकार पीओके में चुनाव का ढोंग रच रही है और दूसरी तरफ यहां की आवाम का दमन कर रही है। सरकार में बैठी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों तरफ से मलाई खाना चाहती है, दमन का समर्थन और फिर दमन का विरोध भी। कल बिलावल भुट्टो ने डडियाल में रैली की और फिर देखिए उन्होंने कैसी चालाकी दिखाई। अगर रियासत पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन कायम कर सकते हैं, अगर रियासत पाकिस्तान
अगर रियासत पाकिस्तान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा सकते हैं तो हमारा दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से, मेरा कश्मीर बंद पड़ा हुआ है, खोले। क्या आपका इंटरनेट काम कर रहा है? ये किस किस्म की इंसाफ है? जिन्होंने दहशतगर्दी किया है, जो दहशतगर्द है उस दहशतगर्द को पकड़ो। जिन्होंने चोरी किया है, जो चोर है उस चोर को पकड़ो। लेकिन जिन्होंने नहीं की उसको क्यों सजा दे रहे हो? बिलावल भुट्टो के पिता आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। बिलावल की पार्टी पीपीपी सत्ता में शामिल है। शहबाज की सरकार मुनीर के इशारे पर चलती है। ये सभी मिलकर पीओके में बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। दूसरी तरफ बिलावल पीओके जाकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। हमें तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यह सिखाया था, बचपन से सिखाई थी कि जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। हमारे लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, अगर हमारे कश्मीर के माए बहने आंसू रो रहे हैं तो हमारे आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। अगर हमारा कश्मीर भाइयों के दिल दुखता है तो हमारा दिल भी खून के आंसू रोते हैं। क्या ड्रामा है रागी जी? क्या ड्रामा है? इसे ड्रामा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आप बताइए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लाखों लोग सड़कों पर हैं और वो मुजफ्फराबाद की तरफ जो है वो कूच कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बातचीत करने के लिए कोई नहीं है उनके यहाँ। जो उनके टॉप लीडर्स थे उनको पकड़ लिया गया है, उनको और पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है। कुछ के बारे में वहाँ कहा जा रहा है कि उनकी हत्या भी कर दी गई है। बहुत से लोग मारे गए हैं जिनकी लाशों के बारे में ये लोग मांग कर रहे हैं कि उन लाशों को दीजिए ताकि अंतिम क्रिमेशन करें। आपकी पार्टी पाकिस्तान में सत्ता में साझीदार है। आपके पिता जो हैं राष्ट्रपति हैं वहाँ के, क्या वो प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते? या वो आसिफ मुनीर से बात नहीं कर सकते? क्या वो वहाँ के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और जिसको कहते हैं पावर एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है, या सिर्फ वो अपने महल के अंदर बैठे हुए हैं? मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू है। और बात बिल्कुल सही है कि ये आग जो है, अभी देखेंगे कि 3 जगह तो एक पूरी तरीके से ये है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये आग लगी हुई है, बलूचिस्तान के अंदर आग लगी हुई है, बिल्कुल यहाँ है। जीए सिंध मूवमेंट अभी थोड़ा सा दबा हुआ है, उसकी लॉ थोड़ी कमज़ोर पड़ी हुई है। सच पूछिए तो पाकिस्तान की सत्ता पर जो काबिज है वो पंजाबी लॉबी है, और यह जो पंजाबी सूबा है पाकिस्तान में, यही संपन्न है, यही ताकत रखता है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में भी इसी पंजाबी सूबा का चलता है, और सारा माल जो है वाकई यही खाता है। और बाकी जो है क्षेत्र वो सारे के सारे इनके गुलामों की तरह उन्होंने रख रखा है। बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद होना चाहता है। जीए सिंध मूवमेंट एक बहुत मजबूत मूवमेंट चला था, बाद में उसको वो कमज़ोर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो है वो अफ़गानिस्तान लगा हुआ है। अफ़गानिस्तान के जो मुजाहिदीन हैं वो उसको समर्थन देते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो उसके साथ खड़ा है। तो एक ढंग से कहिए कि पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक स्थिरता बहुत जोर से है। रेबल्स बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी चिंगारी की आवश्यकता है। अब उस चिंगारी को कौन देगा? उस थोड़ी सी चिंगारी को मदद कहाँ से मिलेगी? यदि वो उनको बाहर से मदद मिलती है, यदि उनके बाहर से फंडिंग होती है, यदि उनको आम सप्लाई बाहर से होता है और उनको कोई ताकत देने वाला देश खड़ा हो जाता है, तो आप निश्चित मानिए पाकिस्तान के 3 टुकड़े तो निश्चित हो जाएंगे। ये पाकिस्तान की इस स्थिति को मैं एक और उदाहरण के साथ आपके सामने रखना चाहती हूँ। अब किसी भी देश की स्थिति क्या है, वहाँ के जो रहने वाले छात्र हैं, युवा हैं, जो वहाँ पर रोजगार पाते हैं या नहीं पा पाते हैं, उनका स्टेटस क्या है, उससे उस देश के स्टेटस के बारे में पता चलता है।
पिछले साल पाकिस्तान में लगभग 10,500 छात्र स्टूडेंट वीजा लेकर ब्रिटेन पढ़ाई के लिए गए, लेकिन उनमें से 80% से ज्यादा छात्रों ने डिग्री पूरी होने के बाद ब्रिटेन से वापस आने से ही इनकार किया। पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर आयशा सिद्दीकी का दावा यह है कि उन्होंने ब्रिटेन सरकार से एसाइलम की मांग की है। डॉक्टर आयशा का कहना यह है कि एसाइलम मांगने वाले सभी छात्र गे हैं। छात्रों ने ब्रिटेन सरकार से कहा कि हमारे गे होने की वजह से पाकिस्तान लौटने पर हमारी जान को खतरा है। इस आधार पर ब्रिटेन सरकार ने उनकी अर्जी मंजूर कर ली और उन्हें अपने देश में शरण दे दिया। आप खुद ये पहले बयान सुनेंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि स्थिति एक्चुअल में है क्या। पिछले साल कोई 10,500 पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि लीगल वीजे पे आए और फिर उन्होंने यहाँ डिग्रियां करने के बाद असाइलम क्लेम कर लिया। मज़े की बात यह है कि 80% ने ये क्लेम किया कि वो गे हैं कि और हम वापस जाएंगे, मारे जाएंगे, तो उनको दे दिया गया असाइलम। पाकिस्तानियों को अपने ही देश में अपनी जान का खतरा है या फिर ये सब झूठ चल रहा है? देखिए, ये सब झूठ है। कोई रहना नहीं चाहता है पाकिस्तान में, वो बेहतर जिंदगी के लिए इसलिए अपने आप को गे बता के वहां ब्रिटेन में रह रहे हैं। ब्रिटेन में प्रॉब्लम है। अब वहां पर बाहर से आए हुए जो बाकी लोग हैं अलग अलग जगहों से, और खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी, अब जो है ब्रिटेन में एक दिक्कत का विषय हो गया। और खास तौर से पाकिस्तानी, इतने वहां के पार्लियामेंट में इतना सवाल उठ रहे हैं इस मामले को लेकर कि किस तरह से वहां पर सारे क्राइम में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये तो दिक्कत है। अब देखिए, अभी हम जो बात कर रहे थे पीओके की, उसमें मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर, सारे इलाके इस वक्त बंद है। इतनी हालत खराब है। तो पाकिस्तान में अच्छी खासी हालत खराब है। और पाकिस्तान के लोग, जैसे वहां की एयरलाइंस का ये हालत थी कि वहां से जाते थे और उसका पूरा क्रू जो है वो जो है यूरोप में उतर जाता था, वापस ही नहीं आता। पायलट भी नहीं आता था, प्लेन छोड़ के भाग जाते थे। तो ये हालत तो काफी खराब है वहां। आज कहानी कुर्सी की में चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए।